नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। इतिहास कई बार वर्तमान के आंगन में आकर नाचने लगता है। इतिहास कई बार हमारे आपके भविष्य का भी फैसला करने लगता है। खबरों की खबर में हम सबसे पहले आपको औरंगजेब की कब्र पर ले चलेंगे। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में स्थित वो कब्र 318 साल पुरानी है, लेकिन उस कब्र पर इस वक्त कोहराम जमकर सियासी तौर पर मचा है। इसमें अब तो वीएचपी और बजरंग दल भी कूद पड़े हैं और बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं अपनी सरकार पर। एक तरफ औरंगजेब की कब्र पर कोहराम मचा है तो दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड बिल का भी विरोध शुरू हो गया है। इसके लिए मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने आज जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन सवाल है कि इस विरोध प्रदर्शन से क्या हासिल हो सकता है। आज हम आपको एक बार फिर पाकिस्तान की ओर लिए चलेंगे, वहां जो कुछ चल रहा है। ट्रेन हाईजैक के बाद जिस तरह पाकिस्तानी आर्मी की बस पर हमला हुआ, पाकिस्तानी फौजी ढेर हुए और पाकिस्तान की सेना सब कुछ हक्का बक्का होकर देखती रही, तो क्या पाकिस्तान की बस में वहां की सेना के कंट्रोल में अब कुछ भी नहीं बचा है? इस पर खास बात करेंगे और हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉन पॉलिटिकल शख्सियत की 9 अनसुनी कहानियां भी आज सुनाने वाले हैं। जरूर बने रहिएगा मेरे साथ। लेकिन आज खबरों की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के संभल से। जी हां, संभल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। संभल में हर साल होने वाला नेजा मेला लगता है कि इस साल नहीं हो पाएगा। मेला आयोजकों ने शहर के एसएसपी से मुलाकात की, लेकिन एसएसपी ने उन्हें साफ साफ इससे इनकार कर दिया। मेला आयोजक मुस्लिम है, जैसा कि आपको लग ही रहा होगा, नेजा मेला। इनका एसएसपी का कहना है कि जो सालार गाजी एक लुटेरा और हत्यारा था, उसकी यादों में मेला आखिरकार कैसे हो सकता है। एसएसपी का ये वीडियो खूब सुर्खियों में है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा, याद रखिएगा। अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। अगर इस देश के हैं, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ को लूटा था, लुटेरी की याद में कैसे आप बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। फिर भी पहले सुनिए, बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होगा। फिर भी आपको लगता है कि नेजा मेला आपको लगाना है, एप्लीकेशन दीजिएगा वहां जाके। डंके की चोट पर नेजा मेला का विरोध करने और नहीं होने देने वाले ये सज्जन हैं एडिशनल एसपी श्रीश चंद्र। ये संभल के एडिशनल एसपी हैं, जहां पिछले कुछ समय से जामा मस्जिद का विवाद सुलझा हुआ है और अब नया विवाद खड़ा हुआ है। विवाद ये है कि नेजा मेला वहां होगा कि नहीं होगा। प्रशासन के रुख से साफ है कि ये मेला नहीं होगा। आगे हम जो बड़ी सड़क अधिकारी हैं उनके पास जाएंगे और उनके पास हम सिखा सकेंगे क्या वो हमारी समस्या को हल करें। और नेजा मेला जैसे सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा, इस तरीके में मेला ही चलने दिया जाए। इस तरह के मेले का आयोजन सर्वथा अनुचित है एवं कानून व्यवस्था का भी प्रश्न खड़ा करता है। इसलिए आयोजकों को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि इस तरह के हत्यारे एवं लुटेरे के स्मृति में ऐसा आयोजन उचित है। यह आयोजन ना करें और इस हेतु इन्हें स्वीकृति नहीं दी गई है। पिछली बार तो रमज़ान की वजह से नहीं हुआ था, अब क्योंकि रमज़ान पिछले साल कह दिया था कि आप अपने टाइम के ऊपर करें, लेकिन जब उसको लोग ढाल गाड़ते हैं, समझे, ढाल गाड़ने वाले ढाल गाड़ते हैं। ढाल जो है लगने का मतलब होता है कि नेज़े का मेला होगा। ढाल से मतलब झंडा कटता है, झंडा नेज़े का मेला होगा। अब उन्होंने ढाल के ऊपर भी पाबंदी लगा दी कि ढाल भी नहीं गड़ेगी, मेला भी नहीं होगा। दरअसल नेजा मेला हर साल सालार गाजी की याद में मनाया जाता है। पुलिस का कहना है कि सालार गाजी एक लुटेरा था। वो महमूद गजनी का सेनापति था जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सालार गाजी ने पूरे देश में कत्लेआम किया था। इसके ही आधार पर एडिशनल एसपी श्रीश चंद कह रहे हैं कि मेला नहीं होगा। कि भारतीय जनता पार्टी हर मिली जुली संस्कृति, हर भाईचारे को और जो हमारे आपस के एक दूसरे के सम्मान करने का तरीका, जो रहने का तरीका है, जहां पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, ये मेले क्या होते हैं जहां हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? तो ये जो संस्कृति है हमारी के मेले होते थे, कार्यक्रम होते थे, आयोजन होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के जो रहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा और ये सब पर्दा डाल रहे हैं। वैसे संभल में अधिकारियों ने पिछले कुछ समय से मोर्चा संभाल लिया है।
होली के दिन जुमे की नमाज को लेकर जब सवाल खड़ा हुआ तो संभल के सीईओ ने कुछ ऐसा बयान दिया था। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। और अब नया विवाद नेजा मेले को लेकर शुरू हो गया है, जिसके लिए झंडा 18 मार्च को गाड़ा जाना था। इसके बाद मेला कमेटी ने 25, 26 और 27 मार्च को मेला लगाने का ऐलान किया था, लेकिन अब मामला खटाई में पड़ता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब सालार गाजी पर मचे हंगामे के बाद मुगलिया शहंशाह औरंगजेब की बात कर लेते हैं, जिसकी क्रूरता की कहानी इन दिनों फिर से बहुत चर्चा में है। और सबसे ज्यादा चर्चा में औरंगजेब की कब्र है। औरंगजेब की राजधानी दिल्ली थी, लेकिन जिंदगी के आखिरी 2 दशक उसने दक्षिण में गुजारे और वहीं पर उसकी मौत हुई, यानी विंध्याचल के नीचे आज के संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र है, जो कि महाराष्ट्र में आता है, जिसको हटाने और मिटाने के नाम पर विवाद इतना बढ़ गया है कि महाराष्ट्र के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन आज हुआ है। वीएचपी और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। एक तरफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है तो दूसरी तरफ औरंगजेब कांड में वीएचपी और बजरंग दल भी अब कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे हमने बाबरी मस्जिद में कार सेवा की थी 6 दिसंबर को, अगर ये कब्र नहीं उठी तो वैसी ही कार सेवा हम संभाजी नगर में आकर इस कब्र की करेंगे। ये धमकी दी है वीएचपी और बजरंग दल ने, और महाराष्ट्र के कई शहरों में आज उन्होंने प्रोटेस्ट भी किए हैं। आइए देखते हैं अब हमारी ये खास रिपोर्ट। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। इस एक बयान से ऐसी चिंगारी निकली जिससे औरंगजेब की कब्र तक झुलसने लगी है। औरंगजेब की राजनीतिक लाश उसके कब्र से 318 साल बाद बाहर निकल आई है और मौजूदा महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी बनती दिख रही है। कभी बाबरी मस्जिद के खिलाफ कार सेवा करने वाली विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदुवादी संगठनों ने धमकी दी है कि वो अब औरंगजेब की कब्र पर कार सेवा करेंगे। इसने अपने भाइयों को जेल में डाला, उनको मार डाला, लाखों हिंदुओं की हत्याएं की, हजारों मंदिर तोड़े, जिसमें काशी का विश्वनाथ मंदिर भी है, मथुरा का मंदिर है। इतना क्रूर शासक जो यहाँ पर था, उसको यदि कुछ लोग महिमा मंडित करने का प्रयत्न करते होंगे, उसको अपना आइकॉन बनाते होंगे, उसको अपना हीरो समझते होंगे, तो ये तो नहीं चलेगा। और इसलिए ये जो गुलामी का एक प्रतीक हमारे यहाँ पर हमारी छाती पर बैठा हुआ है, इसको हटाना चाहिए, यही हमारी एक डिमांड है। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति की सारी सड़कें संभाजी नगर में स्थित औरंगजेब की कब्र पर जाकर ठहर जा रही हैं। शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज से औरंगजेब के खूनी युद्ध का एक अध्याय 21वीं सदी में भी लिखा जा रहा है। उसमें सवाल ये उठ रहा है कि औरंगजेब की कब्र रहेगी या खुदेगी। पहले आप बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक टी राजा सिंह को सुनिए। महाराष्ट्र का हिंदू चाहता है कि औरंगजेब की कब्र का नाम और निशान मिटे। औरंगजेब जैसे पापी का नाम और निशान महाराष्ट्र से मिटे। आज कहीं पर भी औरंगजेब का नाम ना हो, यह चाहता है हमारे महाराष्ट्र का हिंदू। अब बताइए कि कब चढ़ेगा बुलडोजर, कब टूटेगी औरंगजेब की कब्र। इतिहास के पन्नों से पता चलता है कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या करने से पहले उन्हें महीनों तक बेहद कठोर यातना दी थी। अब उस दर्द और संताप का हिसाब किताब औरंगजेब की कब्र पर खुल रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से इतना बड़ा युद्ध किया है मराठाओं ने। छत्रपति जी के मृत्यु के बाद भी 25 साल औरंगजेब महाराष्ट्र में लड़ता रहा, लेकिन विजय नहीं प्राप्त कर सका, और वहां उनकी कब्र। ये आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से दिखना चाहिए, चाहे अफजल खान की कब्र हो या चाहे औरंगजेब की कब्र हो। अगर इतिहास कोई समझने को तैयार नहीं तो इतिहास के शत्रु है, दुश्मन इतिहास के। महाराष्ट्र में खास करके उनको अभी भी
छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगज़ेब के बीच में क्या अंतर है, उस अंतर और फ़र्क के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि उन्हें वापस स्कूल जाना चाहिए, जल्द से जल्द छत्रपति शिवाजी महाराज की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहिए, और उभाटा जैसे पार्टियाँ, उनसे महाराष्ट्र की जनता को कोई अपेक्षाएं नहीं है। महाराष्ट्र की जनता ने एक बार नहीं 2 बार उनको सबक सिखाया। महाराष्ट्र की सियासत औरंगजेब के कारण कई रंग ले रही है। विपक्षी खेमे में उद्धव ठाकरे की शिवसेना जहां कब्र हटाने का विरोध कर रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर मुद्दों को भटकाने का आरोप लगा रही है। लेकिन कमाल देखिए कि फडणवीस सरकार में शामिल अजित पवार की पार्टी भी औरंगजेब के मुद्दे पर विपक्ष के साथ खड़ी दिखती है। और हिंदुत्व का नाम बिगुल बजाकर खुद की रोटी सेकना इतना ही काम है। अरे औरंगजेब की कब्र खोदने से पहले, अपने किए हुए पाप की कब्र खोदो पहले। जो बातें औरंगजेब की होती है उस काल की 400 साल पुराने कब्र को लेकर घमासान करना, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, ये इनकी बातें जो चल रही है आजकल, तो मुझे लगता है कि ये सब गंदगी राजनीति की जो हो रही है, और त्योहारों में आपस में झगड़ा लगाना, त्योहारों में कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करके किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, इस तरह की बातें अभी आम हो चुकी है। विपक्ष कह रहा है कि वो शौर्य का प्रतीक है, उसे वहाँ रखना चाहिए, इतिहास हमें आने वाले पीढ़ी को बताना है। ऐसे में कैसे दिखते हैं? महापुरुषों ने जो शौर्य वहाँ दिखाया, उसकी कब्र यानी प्रतीक बताया, तो विपक्ष का कुछ तो ये करना चाहिए। बराबर बोले विपक्ष वाले। औरंगजेब को लेकर तमाम विरोध प्रदर्शन और सियासी खींचतान के बीच राज्य के मुख्यमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि कब्र की जिम्मेदारी एएसआई के पास है। अब वही जाने कि क्या करना है। देश में छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर का महिमा मंडन होगा, औरंगजेब की कब्र का नहीं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें औरंगजेब की कब्र की रक्षा करनी पड़ रही है, क्योंकि उसे एएसआई से सुरक्षा मिली हुई है। औरंगजेब ने हमारे हजारों लोगों को मारा और हमें उसकी कब्र की रक्षा करनी है। लेकिन मैं एक वचन देना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं औरंगजेब की कब्र का महिमा मंडन नहीं होने दूंगा और औरंगजेब की प्रशंसा करने के विचार को वहीं कुचल दूंगा। इस बीच इतना जरूर हुआ है कि औरंगजेब की कब्र पर सुरक्षा बेहद तगड़ी कर दी गई है, लेकिन राजनीतिक गहमागहमी बता रही है कि सुरक्षा से ज्यादा सुलझे हुए सोच की दरकार है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। आज दिन भर महाराष्ट्र के कई शहरों में तनाव बना रहा। काफी ज्यादा प्रदर्शन हुआ बजरंग दल और वीएचपी की तरफ से। औरंगजेब की कब्र पर मचा बवाल। अब ये भी खबर आ रही है कि हिंसक रूप लेता जा रहा है। अभी कुछ देर पहले मध्य नागपुर के महल इलाके में 2 गुटों में पथराव हुआ है। दोनों समुदाय के युवकों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके हैं, जिसमें गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा अब आपस में दोनों समुदाय के बीच विश्वास टूटने लगा है। इस पथराव की घटना के बाद पुलिस ने दखल दिया, जिसके बाद माहौल कुछ अभी शांत है, लेकिन तनावपूर्ण बना हुआ है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं नागपुर के महल इलाके की। दरअसल वीएचपी ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग की थी, जिस पर आज महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया था, जिस पर प्रतीकात्मक पुतला जलाया गया। इससे इलाके में तनाव है। कुछ लोगों को पुलिस ने एहतियातन पकड़ा भी है। आप महाराष्ट्र के नागपुर के से ये तस्वीरें देख रहे हैं। आज सुबह से ही महाराष्ट्र में कई जगह पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था। मेरे साथ मेरे सहयोगी बातचीत के लिए नागपुर से संजय तिवारी जुड़ रहे हैं। संजय, अभी का अपडेट क्या है नागपुर का? जी बिल्कुल, अभी मध्य नागपुर में तो दोनों समुदाय जो आमने सामने थे और युवा पत्थरबाजी कर रहे थे, थोड़ी ढील आई है। पुलिस चूंकि भारी मात्रा में वहां पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी भीड़ जा नहीं रही है। भीड़ को बार बार समझाया जा रहा है, दोनों तरफ के भीड़ को समझाया जा रहा है कि आप पीछे हटिए, लेकिन भीड़ जाने को तैयार नहीं है। इसके कुछ देर पहले जैसे भी आपने बताया, वहां पर आगजनी की गई, पथराव किया गया। पथराव इतना जोरदार था कि कई गाड़ियों को जो शीशे हैं वो टूट गए और इसके अलावा कई घरों पर शीशे टूटे हैं और
लोगों में तनाव और भय का माहौल है। लेकिन पुलिस बार बार खदेड़ रही है, जो दंगा करने की, गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पथराव करने वाले लोग हैं, उनको लाठियों से खदेड़ती हुई पुलिस साफ दिख रही है। चौराहों पर जो लोग आ रहे हैं उनको पीछे जाने के लिए, वापस घरों में जाने के लिए कह रही है, लेकिन किसी भी तरीके से लोग सुनने को फिलहाल तैयार संजय, तो ये एक ही इलाके में है नागपुर में, और कई और भी इलाकों में फैला हुआ है? क्योंकि हम आगजनी की तस्वीरें देख रहे हैं, पुलिस के खदेड़ने की तस्वीरें देख रहे हैं, एक ही इलाके में क्यों फैल गया है? जी बिल्कुल, मध्य नागपुर के कुछ चौराहों पर ये मामला दिख रहा है। ऐसी फिलहाल की स्थिति है, लेकिन जिस तरीके से कई चौराहों पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं और जिस तरीके से सोशल मीडिया में कुछ चीजें वायरल हुई हैं, आज जो आपने जैसा कहा, सवेरे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जो कार्यक्रम आयोजित किया था, हम सब जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की आज तिथि के अनुसार जयंती है और इसी के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद ने औरंगजेब की कब्र को लेकर के अभियान की शुरुआत करनी थी। और उस समय जो भाषण हुए और बाद में जो पुतला जलाया गया, उसके फौरन बाद तनाव बढ़ना शुरू हो गया। हालांकि सवेरे ही दो तरफ के युवा आमने सामने आए थे, टकराव हुआ था, लेकिन पुलिस ने समय पर पहुंचकर उनको तितर बितर कर दिया था। लेकिन अभी शाम होते होते मामला थोड़ा और संजीदगी का नजर लेते हुए दिख रहा है। तो क्या पुलिस ने एहतियातन कर्फ्यू लगाया है? कुछ पुलिस की तरफ से क्या कदम उठाए गए? पुलिस की तरफ से अभी मामले को शांत करने की कोशिश चल रही है और पथराव जो कर रहे हैं उनको खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, हालांकि अपुष्ट खबरें हैं कि कुछ हवा में फायरिंग की गई है। हालांकि पुलिस की तरफ से इसको अभी तक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पुलिस की तरफ से दोनों समुदायों को पीछे जाने के लिए कहा गया है। और कुछ चौराहों पर मामला हालांकि पूर्ण शांतता लिए हुए, लेकिन कुछ चौराहों पर अभी भी मामला थोड़ा गर्म नजर आ रहा है। जी, कुछ लोगों को क्या गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है? किस समुदाय के लोग हैं, कुछ पता लगा डिटेल्स? जी बिल्कुल, कुछ लोगों को गिरफ्तारी की बातें भी आई है। पुलिस ने उनको एहतियात के तौर पर अपने ताबे में लिया है, लेकिन इस पर अभी ज्यादा जानकारी नहीं आई है। फिलहाल पुलिस की तरफ से चौकस देखी जा रही है और जो चौराहों के ऊपर में तनाव दिख रहा है, वहां पर ज्यादा पुलिस फोर्स भेजी गई है। हमने अभी पुलिस से बात करने की कोशिश की, उनकी तरफ से इतना ही बताया गया कि यहाँ पर जहाँ जहाँ पर परेशानी और इस तरह की समस्या दिख रही है, वहाँ पर ज्यादा पुलिस फोर्स भेजी जा रही है। हालांकि इसके अलावा और क्या पुलिस कर रही है वो फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं किया गया। शाम को ये घटना कितने बजे की है? क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है, अंधेरे की तस्वीरें हैं, क्या उसके बाद ही टेंस हुआ माहौल? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने अभी दोपहर को कुछ इस तरह की घटना हुई थी, लेकिन पुलिस ने समय पर पहुंचकर उनको हटा दिया था। लेकिन शाम होते होते तनाव फैला और रात होने के बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और लोगों की भीड़ इकट्ठा होते हुए देख करके पुलिस चौकन्नी हो गई। लेकिन उसी दौरान पथराव शुरू हो गया था और तरह तरह की घोषणाएं दी जाने लगी थी और वो माहौल बिगड़ता गया। फिर पुलिस हरकत में आई, पुलिस ने उन्हें लाठीचार्ज करके खदेड़ने की कोशिश की शुरुआत की। अभी भी कुछ जगहों पर यही चित्र देखे जा रहे हैं। मैं बता दूं संजय, आप रहिएगा मेरे साथ, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। दर्शकों को एक बार फिर बता दूं, देर शाम नागपुर में, नागपुर के मध्य नागपुर के महल इलाके में दो समुदायों के बीच औरंगजेब विवाद को लेकर, जो कब्र हटाने का लेकर विवाद चल रहा है, आपस में पथराव हुआ है। इस वक्त नागपुर शहर के मध्य इलाके में तनाव की स्थिति है। पुलिस सड़कों पर है, बड़ी संख्या में पुलिस बल को उतारा गया है। नागपुर के कई चौराहों से इस तरह की तस्वीरें हमको देखने को मिली हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी संजय नागपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं कि कई चौराहों पर भीड़ इकट्ठी हो गई, आमने सामने लोग आ गए हैं और एक दूसरे पर पथराव कर रहे हैं। आज सुबह से औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर, जो कि संभाजी नगर में है, महाराष्ट्र के कई शहरों में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रोटेस्ट का आयोजन किया था, विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया था। नागपुर में भी ऐसा ही विरोध प्रदर्शन हुआ था। उस वक्त दोपहर के वक्त भी तनाव की स्थिति बनी थी दोनों समुदायों के बीच में, लेकिन शाम होते होते माहौल हाथ से अनकंट्रोल हो गया और एक दूसरे पर पथराव हुआ। कई गाड़ियों को, कुछ घरों को, कुछ दुकानों को भी नुकसान पहुंचने की खबर आई है।
संजय मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार इस खबर पर अपडेट हमको दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कुछ लोगों को एहतियातन हिरासत में भी लिया गया है। संजय, नागपुर के पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है? आपकी किसी बड़े अधिकारी से बात हुई, कमिश्नर से, एसएसपी से? जी, पुलिस अभी तक इस पर मीडिया से कुछ बात नहीं कर रही है, लेकिन पुलिस का पूरा ध्यान जो है वो इन इलाकों में ज्यादा फोर्स भेजने का है और हर तरीके से जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस के वो भी हॉटस्पॉट पर पहुंच चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से इन हालात को काबू में करने की कोशिशें की जा रही है। हालांकि हम जो देख रहे हैं कई चौराहों पर भीड़ इकट्ठा हो रही है और युवा, खास तौर पर युवा सामने आए हैं। आपको पता है रमजान का महीना चल रहा है और इसके बाद इफ्तारी के बाद में लोग अमूमन शाम को बाहर निकलते हैं, तफरीह के लिए निकलते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। वो भीड़ भी है और अफवाहों के बारे में और सोशल मीडिया पे वायरल कुछ चीजें सुनकर के भी लोग बाहर आए हैं। लेकिन पुलिस इस बारे में अपील कर रही है कि सब लोग अपने घरों में रहें। मामला तनावपूर्ण है लेकिन शांति से हमारे प्रयास चालू है। ये पुलिस के द्वारा यही बात कही जा रही है लगातार, लेकिन कुछ चौराहों पर हम जैसे देख सकते हैं कि तनाव बरकरार है और पुलिस जो है पुलिस दंगाइयों को हालांकि खदेड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो जो गड़बड़ी करने वाले तत्व है वो वहीं कहीं न कहीं छिप करके और पुलिस के जाने का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें संजय जो आपने भेजी हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है, पुलिस के बल दिखाई दे रहे हैं, आग लगी हुई है कहीं कहीं पर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो आग किस चीज़ में लगी है, किसी वाहन में लगाई गई है या किसी दुकान में या किसी घर में है, ये इन तस्वीरों से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अगर आप इस बारे में हमको जानकारी दे पाएँ संजय, अगर आपको एग्जैक्ट पता हो कि आगजनी की घटना कहाँ हुई है। पथराव तक तो ठीक था, गाड़ियाँ नुकसान पहुँची जो आपने बताया, दोनों तरफ से कारें जो खड़ी थी वो टूटने की हमने तस्वीरें देखी, लेकिन एक तस्वीर बड़ी परेशान करने वाली है जहाँ पर काफ़ी बड़ी आग दिखाई दे रही है। ये कहाँ की तस्वीर है? महल इलाके की ही तस्वीरें हैं और जो देख रहे हैं रात को अंधेरा होने के बाद में कुछ कूड़े के ढेर बताए जा रहे हैं जिन्हें आग लगा दी गई थी और उस आग को बुझाने की पुलिस के कुछ जवानों ने कोशिश की और वो उस वीडियो में उन्हें बुझाते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि जो पथराव हुआ है उस पथराव से कई वाहन, जिससे पुलिस के भी वाहन शामिल है, कई निजी वाहन शामिल है, उन वाहनों में जो शीशे हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त है वो हुए दिख रहे हैं और पथराव का जो माहौल रहा है, पथराव से जो नुकसान हुआ है उसका अंदाजा अभी भी नहीं लिया जा सकता। पुलिस का पूरा ध्यान जो तमाशबीन है उनको पीछे खदेड़ने में लगा है और पुलिस बार बार आह्वान कर रही है, अपील कर रही है कि आप लोग अपने घर में रहें, बाहर ना निकलें। परिस्थिति हमारे कंट्रोल में है। पुलिस बार बार ये बताने की कोशिश कर रही है। पुलिस की दूसरी कोशिश भी है कि इन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस भेजी जाए। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी इस पर अभी तक कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं, लेकिन पुलिस आला अधिकारियों की इस पर नजर बनी थी। संजय, आपको हम लाइव अब देख पा रहे हैं, हमारे साथ आप लाइव जुड़ गए हैं, अभी तक आप फोन पर थे। आप जहाँ पे खड़े हुए हैं वहाँ स्थिति कैसी है? क्योंकि वहाँ तो मुझे पीछे जो आपकी तस्वीर दिखाई दे रही है वो नॉर्मल दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, हम कुछ ही किलोमीटर दूर यहाँ पर है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि शहर के दूसरे इलाकों में भी ये सब जो बातें हैं, ये जो घटनाएं हैं, इनके बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी फैल रही है तो लोगों में भी एक थोड़ा चिंता का माहौल है। हालांकि कई इलाकों में अभी सोशल मीडिया पे क्या जानकारी फैली संजय? क्या बहुत विवादित टिप्पणी थी, अमर्यादित थी, क्या था, क्या हुआ? जी, जो भाषण किए गए औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर के विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था धरना आंदोलन का, लेकिन उसमें तो सिर्फ यही कहा गया कि यदि सरकार उस कब्र को हटाती नहीं है तो जैसे कार सेवा ली गई थी वैसी कार सेवा ली जाएगी और उसकी शुरुआत आज से कर दी गई है, एक चेतावनी दी जा रही है। इस तरह का भाषण था। अमूमन उसमें कोई बहुत ज्यादा भड़काऊ कंटेंट नहीं था, लेकिन उसके फौरन बाद जिस तरह से पुतला जलाया गया उसको लेकर के
कई बातें फैली हैं, सोशल मीडिया पर कई बातें फैली हैं और जी। उन चीजों को लेकर के तनाव बढ़ा है, ये बिल्कुल कहा जा सकता है। तो जो तस्वीर थी, जो पुतला था औरंगज़ेब का, जो जलाया गया, जो तस्वीरें हमने दिन में देखी थी, जो महाराष्ट्र के कुछ और शहरों से भी आई थी, उसकी वजह से तनाव फैला, जैसा कि संजय हमको लगातार नागपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या किसी इलाके में कर्फ्यू की कोई घोषणा की गई है नागपुर में, क्योंकि आपकी ये विंटर कैपिटल भी है? जी, इस तरीके की कोई घोषणा आधिकारिक सूत्रों की तरफ से नहीं है। पुलिस ने भी कुछ इस बारे में अभी तक नहीं कहा है, लेकिन ये हम देख रहे हैं पुलिस बार बार अपील कर रही है जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनको कि आप अपने घरों में रहें और बाहर ना आए चौराहे पर। हम जैसा कि जानते हैं रमजान का महीना है और इफ्तारी के बाद लोग सड़कों पर आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन पुलिस अब कह रही है कि आप इंडोर्स रहिए, बाहर ना आइए और तनाव को दूर रखने का हम प्रयास कर रहे हैं और लोगों के ऊपर में काबू कंट्रोल रखने का हम कोशिश कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आ रही हैं, ये आप देख रहे हैं सीधी, ये भी आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जो आ रही है, उससे जो आज का अभी का जो ताज़ा माहौल है वो ताज़ा तस्वीरें एनडीटीवी इंडिया को के दर्शक देख सकते हैं और उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि पुलिस अपने तरीके से कोशिश कर रही है कि तनाव और ज़्यादा ना बढ़े, दूसरे चौराहों पर ये तनाव ना बढ़े, लेकिन लोगों की जो भीड़ है वो कहीं थमती नजर नहीं है। बिल्कुल, और जैसा कि संजय बता रहे हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है, शाम को 6:30 बजे के आसपास इफ्तारी होती है। इफ्तारी के बाद लोग बाग बाहर निकलते हैं, घरों से मिलते हैं, जुलते हैं एक दूसरे को, उसके बाद ही ये तनाव वहाँ बढ़ा है नागपुर शहर में। नागपुर के महल इलाके की तस्वीरें हैं, कुछ वाहनों को आग लगाया गया, तस्वीरों में हमको फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी दिखाई दे रही है और ये देखिए तमाम सहयोगी हमारे वहाँ पर मौजूद हैं, शायद आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं तितर बितर करने के लिए। एनडीटीवी के एक और सहयोगी वहाँ पहुँचे, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं जब आगजनी की गई थी। संजय, क्या लोगों को पथराव कर रहे लोगों को हटाने के लिए क्या वहाँ पर आंसू गैस के गोले वोले भी छोड़े गए? बिल्कुल, पुलिस ने जो आक्रामकता से बढ़ती हुई भीड़ थी और जो आमने सामने लोग आए थे पथराव कर रहे थे, उन पर काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले का प्रयोग किया है। हालांकि अभी ये बताया जा रहा है कि तनावपूर्ण शांतता है और ज्यादा की पुलिस फोर्स भी वहां पर भेज दी गई है, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते। पुलिस कोई भी चांस लेने के लिए तैयार नहीं है और आप जानते हैं कि नागपुर एक शांतिपूर्ण इलाका है। नागपुर में कभी भी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई है, तो ये इस तरीके से आज जो चित्र सामने आ रहे हैं उसको लेकर के पुलिस वाकई काफी सचेत। नागपुर तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का शहर है, नितिन गडकरी साहब का शहर है, दो महाराष्ट्र के बड़े नेता इसी शहर से आते हैं और खुद बाबा साहब के तमाम अनुयायी यहाँ पर हैं। हमने कभी नहीं देखा इस तरह की खबरें। सुनते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, पुलिस अधिकारियों की बाइट आ रही है, सुन लेते हैं पहले एनआई पर। हम अपील करते हैं कि कोई बाहर ना निकलिए और इसका पालन कीजिए और पत्थरबाजी ना करिए। काफ़ी पत्थरबाजी वहाँ से हो रही है, तो हमने उनको आगे शो ऑफ फोर्स किया था, उन पे टीयर गैस का भी वापर किया था। अभी सिचुएशन कंट्रोल में, कई छोटी छोटी कोई गाड़ी को आग लगाई है तो उसको हमने फायर ब्रिगेड बुला के उसको भी हमने प्रोटेक्टिव सपोर्ट फोर्स देके उसको भी बुझाया है। पुलिस कर्मी भी इंजर्ड हुए हैं? हाँ, थोड़े बहुत इंजोर हुए हैं, कुछ आगे पीछे, मेरा भी थोड़ा सा पैर इंजोर हुआ है पत्थरबाजी में, तो वो चल रहा है। बट हम लोग का भी सबसे विनती है, अपील है कि प्लीज़ शांति बनाए रखिए और हम लोग सबसे अपील करते हैं शांति बनाए रखिए और अभी उचित जो कानूनी कार्रवाई है वो शुरू है। अफवाहें भी कुछ चल रही है? हाँ, वो अफवाह पे विश्वास ना रखिए, आप अपने शांति बनाए रखिए, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब मत कीजिए और पुलिस का सपोर्ट कीजिए। हम लोग आप जो भी लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। अधिकारी नागपुर के चेहरे पर उनके इसलिए शायद कपड़ा था कि वहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है, आंखों से पानी आता है, तो एहतियातन शायद चेहरे पर उन्होंने कपड़ा लगा रखा था, लेकिन अपील कर रहे थे कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की मदद करें और हो सके तो घरों के भीतर रहें, बाहर ना निकलें।
संजय मेरे साथ है। संजय, जी बिल्कुल। थोड़ी देर पहले नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं और देश के कद्दावर नेता हैं, नागपुर से सांसद हैं लोकसभा के, उन्होंने भी एक बयान जारी करके दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने की अपील की थी। उन्होंने ये साफ तौर पर अपने अपील में कहा है कि जिस तरीके से नागपुर का इतिहास रहा है, एक शांतिपूर्ण इतिहास रहा है, तो किसी भी अफवाह पर या धार्मिक भावनाएं उकसाने के प्रयासों पर ध्यान में दिए जाए और नागपुर का जो एक लौकिक रहा है, एक इतिहास रहा है, उस तरह से शांति बनाए रखी जाए। और अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिनका भी ये गृहनगर है, उन्होंने भी अपील जारी की है, साफ तौर पर कहा है कि अफवाहों पर कोई ध्यान न दे, नागपुर के सभी लोग शांति बनाए रखें और इसमें पुलिस को सहयोग दे। तो कुल मिलाकर के जो बड़े नेता हैं वो भी ये लोगों को सचेत कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, और पुलिस तो लगातार लोगों को अपील भी कर रही है और जो दंगाई करने का प्रयास कर रहे हैं, गड़बड़ फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर भी नकेल कसने के सारे प्रयास करती नजर आ रही है। जिस तरह का माहौल था बीते कुछ दिनों से औरंगजेब की कब्र को लेकर, फिल्म छावा के आने के बाद और फिर अबू आज़मी का बयान आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति पूरे उफान पर थी इस मामले को लेकर कि संभाजी के साथ औरंगजेब ने ज़्यादती की थी, औरंगजेब को कि नामो निशान महाराष्ट्र में नहीं रहने चाहिए। ये अलग बात है कि आज से नहीं 318 साल पहले औरंगजेब की मृत्यु संभाजी नगर में हुई थी और वहीं पे उसकी कब्र है। आज से नहीं, ये 318 साल से है। लेकिन बीते करीब 2 हफ्तों से लगातार ये मामला टेंस होता गया, बढ़ता गया। आज के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आह्वान किया था कि वो महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन करेंगे, बंद का आयोजन करेंगे। सरकार से वो कमिटमेंट चाहते हैं कि 1 महीने के भीतर वो फैसला करे कि औरंगजेब की कब्र को हटा दिया जाएगा, महाराष्ट्र से बाहर भेज दिया जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा, क्या किया जाएगा, इससे उनका कोई सरोकार नहीं। केवल ये कह रहे थे कि कब्र को महाराष्ट्र से बाहर भेजा जाए, यहाँ से हटा दिया जाए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस बात का कहा था कि उनको इस बात का अफसोस है कि औरंगजेब की कब्र की उनको सुरक्षा करनी पड़ती है। औरंगजेब मुगलों का आखिरी शासक जिसको आप कह सकते हैं, करीब 49 साल तक उसने हिंदुस्तान पर अपना शासन किया। करीब 88 साल की उम्र में औरंगजेब का अंतिम जो वक्त था वो महाराष्ट्र में बीता और संभाजी नगर जहाँ पर आज है वहाँ पर उसकी कब्र आज भी है। उसी कब्र को हटाने की मांग दक्षिणपंथी संगठन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कर रहे थे और नागपुर में टेंस हुआ माहौल बिगड़ा है। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं। मैं फिर साफ कर दूं, अभी स्थिति शांति है, तनावपूर्ण है, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हंगामे वाली, आगजनी वाली, लोगों के ऊपर पुलिस की लाठीचार्ज वाली, वो कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब नागपुर में तनाव बढ़ा था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शांति की अपील की है। महाराष्ट्र नागपुर के सांसद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। औरंगजेब को लेकर संजय, जो प्रोटेस्ट हुआ जिसमें औरंगजेब का आप बता रहे थे कि पुतला जलाया गया, उस वजह से दिक्कत शुरू हुई। जी बिल्कुल, जिस तरह से बयानबाजी की गई थी, भाषण किए गए थे, एक छोटी सी जनसभा महाल में, जो महाल एरिया है वहाँ पर गांधी गेट नाम का एक इलाका है जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला है और उस पुतले के पास में आज चूंकि तिथि के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती भी है तो उसका कार्यक्रम सुबह से आयोजित किया था। उस कार्यक्रम के बाद में विश्व हिंदू परिषद का ये कार्यक्रम करीब 11:30 बजे शुरू हुआ और जिसमें कई तकरीरें, भाषण किए गए और उसमें लबो-लुबाब यही था कि कब्र को हटाना चाहिए, राज्य सरकार अगर नहीं हटाती है तो उस पर हम लोग कुछ करेंगे। लेकिन इस सारे घोषणाओं के और भाषणों के बाद में जो पुतला जलाया गया, पुतला जलाने के बाद में जो सोशल मीडिया पर और जो अफवाहों का बाजार
गर्म हुआ, उसके बाद में कुछ तनाव बढ़ता नजर आया। कुछ युवा वहां पर इकट्ठा हुए, उन्होंने नारेबाजी की, ये कहा गया कि कुछ चादर वगैरह जलाई गई है, इस तरह की बेबुनियाद बातें और अटकलें और अफवाहों का बाजार गर्म हुआ और पुलिस ने समय पर पहुंचकर उनको वहां से बाहर किया, उनको समझाने की कोशिश की। दोपहर तक पूरा मामला शांत हो गया था, लग रहा था कि मामला आया गया हो गया है, लेकिन रात को लगभग इफ्तारी के बाद में जैसे लोग इकट्ठा होने लगे तो फिर तनाव बढ़ता नजर आया और कुछ चौराहों पर घोषणाएं शुरू हो गई, पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरों से कई निजी वाहनों को जो तावदान थे और शीशे थे उनको निशाना बनाया गया, घरों को निशाना बनाया गया और उसके बाद में जब दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आए तब तनाव ने एक दूसरा रूप लिया और पुलिस को बीच में आकर थोड़ा लाठीमार करना पड़ा। जी तस्वीरों में कुछ आवाज़ें हैं, दर्शकों के लिए बता रहा हूँ, वो शायद आंसू गैस की जो गोले छोड़े जाते हैं उसकी फायरिंग की आवाज़ है या किसी और तरह की आवाज़ है, अभी तो स्पष्ट नहीं हो सकता, पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए जैसा कि वहाँ पर हमारे सहयोगी और पुलिस कर्मियों को हमने जो स्थिति देखी उससे समझ में आया है। संजय, एक क्विक अपडेट और कर दीजिए मुझे आखिर में, जाते जाते हम आपके साथ आगे भी लगातार संपर्क में रहेंगे। ये जो इलाका है महल का, जहाँ पर ये प्रोटेस्ट हुआ, जहाँ पर ये तनाव हुआ, वो कैसा इलाका है नागपुर का? किस तरह के लोग उस इलाके में रहते हैं? रिहायशी इलाका है, व्यापारिक इलाका है, बाजार है, क्या है वो? जी, ये पुराना नागपुर का इलाका कहलाया जाता है और ये पुराना और ओरिजिनल नागपुर का इलाका है। नागपुर से फिर लोग वहाँ से बढ़कर चारों दिशाओं में फिर नागपुर फैलता गया, उसका विस्तार हुआ। अच्छा। और ये जो इलाका है मध्य नागपुर कंस्टिट्यूंसी वैसे भी काफी सेंसिटिव मानी जाती है। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मुख्यालय है वो इसी इलाके में है और इसी इलाके में नागपुर की जो पुराने कुछ मार्केट प्लेसेस है वो यहाँ पर है। मध्य भारत से यानी लगत के इधर के इलाके से और मध्य प्रदेश से भी कई लोग यहाँ पर हर रोज आते हैं और इस बाजार से खरीदी करते हैं। तो कुल मिलाकर एक कॉस्मोपॉलिटन इलाका है, लेकिन चूंकि नागपुर का ये पुराना इलाका है तो हर समुदाय के लोगों की अच्छी उपस्थिति यहाँ पर पाई जाती है। अच्छा संजय, आप अपना ध्यान रखिएगा, हम आपके साथ लगातार आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल दर्शकों को बता दें नागपुर में माहौल टेंस हुआ था, अभी स्थिति कुछ कंट्रोल में आई है, पुलिस के शांति फिलहाल बनी हुई है, तनाव ज़रूर है, इसीलिए पुलिस भी अपील कर रही है कि घरों में रहिए, बाहर नहीं निकलिए, पुलिस की मदद करिए, अफवाहों पर ध्यान नहीं दीजिए। वही अपील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी तमाम नागपुर वासियों से की है। मध्य नागपुर के महल इलाके में कुछ देर पहले दो समुदायों के बीच में पथराव और आगजनी की खबरें आई हैं, जो हम आपको बता रहे थे। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि और देश भर के अलावा भी तमाम खबरें हैं। आज पाकिस्तान में बीते कुछ दिनों से लगातार बलूच आर्मी जिस तरीके से झांसा दे रही है, जिस तरीके से धोखा दे रही है पाकिस्तानी सेना को, वो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। बीते 3-4 दिनों में लगातार बड़े हमले हुए हैं पाकिस्तानी फौज पर और उनसे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हालत जो है वो कितनी खराब हो चुकी है। वहाँ की पुलिस, वहाँ की सेना, वहाँ की सरकार, सभी कुछ इस वक्त ऐसा लग रहा है कि बेबस हो चुके हैं, खासकर बलूच लिबरेशन आर्मी के सामने। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ग्यारह मार्च को बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक, 214 लोगों को मारने का बीएलए का दावा। 15 मार्च को मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के आतंकवादी भतीजे अबू कताल का काम तमाम। 16 मार्च को बलूचिस्तान में ही आर्मी बस पर आत्मघाती हमला। सेना के 90 जवानों को मार गिराने का दावा। 16 मार्च को ही ग्वादर कोस्ट गार्ड पर भी हमला। पिछला हफ्ता भारत में होली के रंग और रमजान के पाकीज़ा महीने के संग बीता।
लेकिन पड़ोस में पाकिस्तान के लिए तो जैसी करनी वैसी भरनी वाला रहा। भारत होली के रंग में नहाता रहा, पाकिस्तान अपनों के खून में। पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद को अपना हथियार बनाया था, वो हथियार अब उसको ही तबाह कर रहा है। दुनिया को बताएंगे भी और इंतकाम लेने को अपना। लेकिन कमाल देखिए कि अब भी पाकिस्तानी आर्मी की आंखें बंद हैं। And they went out in 3 groups. और बंद आंखों से वो अपनी तबाही के नाम पर भारत भारत चिल्ला रहा है। पाकिस्तान की आर्मी के प्रवक्ता ने भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी ट्रेन के अगवा होने और आर्मी बस में भीषण धमाके के लिए उंगली भारत पर ही उठाई है। बलूचिस्तान में ये जो वाकया है और इससे पहले जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं, वी अंडरस्टैंड कि इसका जो मेन स्पॉन्सर है योर ईस्टर्न नेबर। अभी तो 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस के अगवा होने से पाकिस्तानी आर्मी की कैसी किरकिरी हुई थी, उससे पाकिस्तानी सेना उबर पाती। उससे पहले ही बलूचिस्तान में एक बार फिर पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बड़ा हमला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बलूचिस्तान के नोशकी जिले में एक आत्मघाती हमले में काफिले को निशाना बनाया गया और उसके बाद भारी गोलीबारी की गई। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक करने वाले अलगाववादी सशस्त्र समूह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलए का दावा है कि उसने 90 पाकिस्तानी सैनिकों का काम तमाम कर दिया है। इनमें आप समझ सकते हैं कि धमाका कितना भीषण रहा होगा। ऐसा लगा मानो परमाणु विस्फोट हुआ है। बीएलए के मुताबिक एक आत्मघाती हमलावर ने एक बस को निशाना बनाया और उसके बाद दूसरी बस पर गोलीबारी की। काफिले में 8 बसें थीं, जिनमें से एक आत्मघाती हमले में पूरी तरह नष्ट हो गई। बीएलए प्रवक्ता का दावा है कि हमले के तुरंत बाद बीएलए के फतह दस्ते ने बस को पूरी तरह से घेर लिया और उसमें मौजूद सभी सैनिकों को मार डाला। इससे पहले ट्रेन हाईजैक कांड को बलूच लड़ाके अपनी आजादी की उम्मीद के रूप में देख रहे हैं। हमारे लोगों ने ये जो जिहादी जिनको बहुत शौक है जिहाद करने का और फिर जन्नत में जाने का, तो हमने उनके 214 लोगों को जन्नत में भी भेज दिया है। मुझे उम्मीद है कि उनको जन्नत में अच्छा लग रहा होगा। मुझे थोड़ी सी अजीब सी बात लगती है कि पाकिस्तान की जो फौज है ये इतनी झूठी फौज है, इतनी बेकार नाकारा फौज है कि ये अपने लोगों को जो मरे हैं उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और उसको छुपाया हुआ है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गई है, नंबर 1। नंबर 2 उनकी इंटेलिजेंस फेलियर हुई, कंप्लीट फेलियर हो गई है। नंबर 3 जो है रूलिंग पार्टीज जो है वो नॉन रिप्रेजेंटेटिव है, उससे आर्मी की बन रही है और बिल्कुल क्यास का माहौल उस कंट्री में बना हुआ है। करप्शन भी वहाँ पर पूरी तरीके से है, नॉन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स भी हैं, पब्लिक बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। ये क्वेटा के लोग जो हैं जिस तरीके से, बलूचिस्तान के लोग जिस तरीके से अभी अटैक किए हैं, उसे साफ जाहिर हो रहा है कि गवर्नमेंट वहाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, पॉलिटिकली डेड हो गई है। पाकिस्तान की काली करतूतें अब उस पर ही भारी पड़ने लगी हैं। हर सेना अपने लिए फौजी तैनात करती है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया की एक ऐसी सेना है जो आतंकवादी तैयार करती है। अब वही आतंकवादी उसके सिर का घाव बन चुके हैं। ऊपर से उसके पाले हुए तमाम आतंकवादी अल्लाह को प्यारे होते जा रहे हैं। मुंबई पर आतंकी हमला कराने वाले आतंकी सरगना हाफिज सईद को पाकिस्तान ने बहुत पाल पोस कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान में ही उसके भतीजे अबू कताल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अबू कताल पर भारत को अस्थिर करने के इरादे से आतंकी हमलों की साजिश रचने का आरोप है। कताल का नाम 2017 के रियासी बम विस्फोट और 2023 में जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हुए हमले सहित कई हाई प्रोफाइल हमलों में शामिल था। कताल को कताल सिंधी के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान अपने ही गुनाहों के बुरे जाल में फंस गया है, लेकिन उसके नेताओं को सूझ नहीं रहा कि बबूल के जंगल में मीठे फल की उम्मीद करें तो कैसे करें।
इदारे मजबूत होते हैं, हमेशा गवर्नमेंट हुकूमत की रिट मजबूत होती है। कोई भी दहशतगर्द ऐसे तो किसी भी मुल्क पे चार दहशतगर्द इकट्ठे हों और मुल्क पे कब्जा कर लें, ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा कभी होने नहीं देंगे। हम एक एटॉमिक पावर भी हैं, हम एक ताकत हैं पूरी दुनिया में। पाकिस्तान को जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं लोग। तो आपका क्या ख्याल है कि चंद दहशतगर्द इकट्ठे होकर के मेरे मुल्क पे कब्जा कर लेंगे, मेरी सरहदों को तोड़ देंगे, मेरे मुल्क को तोड़ देंगे? ऐसा होने वाला नहीं है। आप देखते जाइए। मैंने अदिति जी यही कहा कि 2-4 दिन ठहरिए, इंशाल्लाह। मेरे आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब ने और मेरे वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने यही कहा है कि इंशाल्लाह अब वक्त वो है कि इनको बिल्कुल छोड़ा ना जाए। पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान में 2 दर्जन से ज्यादा दुर्दांत आतंकवादी मार गिराए गए हैं। खास बात यह है कि इन सभी आतंकवादियों का काम तमाम करने वाले अज्ञात चेहरे हैं। इसलिए पाकिस्तान में इन दिनों अज्ञात चेहरों से खौफ का मंजर पसरा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार और सेना हाथ पर हाथ धरे बैठी है, या कहे कि बाजी उसके हाथ से निकल चुकी है। इसलिए कभी वो भारत पर उंगली उठाती है तो कभी अफगानिस्तान पर। दिस इज येट अनदर इंसिडेंट ऑफ टेररिज्म, जिसकी जो लिंकेजेस हैं वो हमें अपने पड़ोसी मुल्क जो साथ अफगानिस्तान है वहां पे मिल रही है, और इट इज ए पार्ट ऑफ ए प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन। पाकिस्तान ने 15 से 17 मार्च के बीच ताबड़तोड़ हमले झेले हैं, करीब 57 हमले। इन हमलों के पीछे या तो बलूच लिबरेशन आर्मी है या फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अब टीटीपी तो पाकिस्तान का बनाया हुआ है, ऐसे में उसके किए का फल पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ रहा है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। और अब बुलेटिन के आखिर में देखते हैं कि कल यानी 18 मार्च को क्या है खास, यानी कैलेंडर कल का। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने की दिशा में कल का दिन बहुत अहम साबित हो सकता है। कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक महत्वपूर्ण बातचीत होने वाली है। इस दौरान यूक्रेन में युद्ध को खत्म करने को लेकर बातचीत हो सकती है, सहमति बन सकती है, फॉर्मूला निकल सकता है। हालांकि इस बारे में विस्तार से कोई जानकारी भी सामने नहीं आई है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने यह ट्वीट कर जरूर कहा है कि कल वो कोई बड़ा अनाउंसमेंट कर सकते हैं। कल दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लेकर समझौता हो सकता है। यह समझौता दिल्ली के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ इतना ही। शुभ रात्रि।